हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक को हम डील करेंगे वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो टॉपिक का नाम क्या हुआ? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में, बियर लैम्बर्ट लॉ देखेंगे। और फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें किस चीज़ का एप्लीकेशन होगा, बियर लैम्बर्ट लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई कि इस लेक्चर में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट डज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मीन? तो सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज़ अ साइंस। ये एक साइंस है। क्या होता है इसमें? इस साइंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, अब ये काम कैसे किया जाता है कि कैसे पता लगाया जाएगा कि कोई सब्सटेंस कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये किस तरीके से पता लगाया जाएगा? ये इस तरीके से पता लगाया जाता है कि मेज़रमेंट किया जाता है। किस चीज़ का मेज़रमेंट किया जाता है? लाइट इंटेंसिटी का। लाइट इंटेंसिटी का मेज़रमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? व्हेन द लाइट इज़, जब लाइट पास कर रही होती है किस चीज़ से? सब्सटेंस के अंदर से जब लाइट पास कर रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी नापते हैं। ठीक, इसकी इंटेंसिटी नापी जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब लाइट किसी सब्सटेंस के थ्रू पास की जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक, इसी चेंज के वजह से हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस ने लाइट कितनी एब्जॉर्ब की। ठीक, और इसका इस जो टेक्निक है इसका एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन है कि हम अननोन जो कंसंट्रेशंस हैं, अननोन कंसंट्रेशन को हम लोग बता सकते हैं। किस चीज़ का अननोन कंसंट्रेशन? उसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम लोग बता सकते हैं जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे बता सकते हैं? उसी चेंज को यूज़ करके, जब लाइट उस सब्सटेंस के अंदर से पास हो रही है तो उसके अंदर कितना चेंज हुआ, इंटेंसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को यूज़ करके वी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम लोग ज़रा इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं अपने कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम के बेसिस पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे, 3 जो अलग अलग केसेस को यूज़ करके हम समझेंगे इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। ठीक है, तो पहला केस क्या है? मान लीजिए ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम हम लोगों ने रख दिया U1। ठीक है, U1 इस ट्यूब का नाम रख दिया। और क्या किया, इस ट्यूब के अंदर हमने कुछ सब्सटेंस डाल रखा है, एक सॉल्यूट है बेसिकली, या वो किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व है। तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है इसका कुछ कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इस ट्यूब U1 के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाल रखा है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का है और हमें पता नहीं। ठीक, तो अब इसके अंदर से हमने एक लाइट पास की, लाइट बीम पास की। उसकी इंटेंसिटी हमें पता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? I0। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से पास होने के बाद जो लाइट बीम निकल के आती है उसको हम लोग मान लेते हैं I1। जैसा मैंने कहा कि I0 डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि I0 ही निकलेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। ये जो सब्सटेंस है इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा।
लाइट का किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। इस सब्सटेंस के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब कर देंगे। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जो लाइट की इंटेंसिटी कम हुई उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? I1 नाम ले रहे हैं उस लाइट का, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें उसके ऊपर चलते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? सेकेंड सिचुएशन में सेम ट्यूब हमने ले रखी है, उसी तरीके की ट्यूब है, बिल्कुल सेम उसके डायमेंशंस हैं, और लेकिन इसके अंदर एक चीज़ कर दी चेंज मैंने। जो कंसंट्रेशन था, जो सॉल्यूट पाया जा रहा था इसके अंदर, जो उसका कंसंट्रेशन था वो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि जो कंसंट्रेशन सपोज़ करिए पहले 2 mg/ml था, वो अब बढ़ा करके मैंने 10 mg/ml कर दिया। इस तरीके से कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, ठीक। तो अब कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया? सेम मैंने I0 लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर डाली, I0 लाइट इंटेंसिटी डाली। बट अब आपके हिसाब से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो निकल के आ रही होगी इसमें से, क्या वो I1 ही होगी? नहीं, चेंज हो चुकी होगी। उस लाइट इंटेंसिटी को हम लोग क्या मानते हैं? I2 मान लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस ट्यूब को हम लोगों ने U2 मान लिया, ठीक है। अब ये आप क्यों कह सकते हैं कि जो I1 है और I2 है ये सेम नहीं है? अगर आपने घर पे कभी ट्राई किया होगा, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर अगर आप पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी घोलिए, तो 2 चम्मच चीनी डालने के बाद और 10 चम्मच चीनी डालने के बाद जो ग्लास के अंदर जो लिक्विड है वो अलग अलग तरीके का दिखता है। जो 10 चम्मच चीनी डालने के बाद क्या होगा? उसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी, बहुत कम लाइट पास होगी, और ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड जैसे पहले केस में दिख रहा था वो अब ना दिख करके बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट या बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड नज़र आएगा। उसके अंदर से लाइट ज़्यादा पास नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दूसरे केस में बहुत अधिक है, जो कि लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस में जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है। तो ये वजह हो गई, ठीक है। अब तीसरा एक और हमारे पास केस है, एक और केस को समझते हैं, फिर हम तीनों को कंपेयर करते चलेंगे। थर्ड केस में भी जो चीज़ है हमने वही दोहराई, बस इसमें जो ट्यूब का जो साइज़ है वो बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमने सेम रखी। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हम डाल रहे थे वो I0 रखी, और जो लाइट इससे निकल रही है वो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो कंसंट्रेशन था, जो लाइट का कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो जैसा सेकंड केस में था वैसा ही मैंने रखा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। बस इसमें क्या चेंज हुआ ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस लाइट क्रॉस कर रही है, इसको मान लेते हैं हम लोग लेंथ, यानी कि L इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग L1 मान लेते हैं। इसमें भी जो डिस्टेंस लाइट क्रॉस कर रही है इसको हम लोग L1 ही मान लेते हैं क्योंकि सेम ट्यूब्स थी। लेकिन जो थर्ड केस में जो हमने अभी देखा, इस केस में क्या हुआ, ये जो L जो था वो बढ़ करके L1 ना रह करके अब क्या हो गया है, L2 हो गया है। क्या हो गया है, L1 जो है ये बहुत छोटा है L2 से, यानी कि L2 के केस में लाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में लाइट को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन कितना था, जितना सेकंड केस में था उतना ही कंसंट्रेशन था, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप तीनों जो हमने तीनों चीज़ें तीनों कंडीशंस देखी हैं उसको ज़रा अब आप कंपेयर करके देखिए कि किस केस में, कौन से वाले केस में, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है I1, I2, I3 में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी। ज़रा सोचेंगे अगर आप तो आपको समझ में आएगा कि
किस केस में I1 I2 या किस में से इन तीनों में से I1 I2 और I3 में से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी। कैसे पता लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और जो डिस्टेंस जिसकी बात कर रहे हैं L1 L2 जिसको बोल रहे हैं वो कम है, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूट कम होगा तो वो एब्जॉर्ब कम करेगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाइट को एब्जॉर्ब होने में समय, जो लाइट जिस मीडियम के थ्रू पास हो रही है वो कम होगा, या डिस्टेंस जो पास कर रही है वो कम होगा, उसकी वजह से भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये तीनों केसेस जो हमने अभी देखे, उन तीनों में अगर कंपेयर करें तो जो I1 है वो सबसे ज़्यादा होगा, I2 होगा उसके बाद, और I3 होगा सबसे लास्ट में, जिसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला टर्म क्या है? मैंने बताया आपको, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस को अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो ट्रांसमिटेंस मतलब कितनी लाइट ट्रांसमिट हो रही है या कितनी लाइट पास हो रही है, उस जो भी सब्सटेंस हमने लिया है कितनी लाइट पास हो रही है, ये बताता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस को अगर हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखना चाहें तो बेसिकली ट्रांसमिटेंस है क्या? एक तरीके से रेशियो ही तो है। किसका किसका रेशियो है? जो लाइट पास थ्रू हो जाती है, अमाउंट या इंटेंसिटी हम लोग कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डिवाइडेड बाय किस चीज़ का? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब जो लाइट आपने डाली थी उसकी क्या इंसिडेंस है या उसकी क्या इंटेंसिटी है, और जो लाइट निकल के बाहर जा रही है उसका क्या इंटेंसिटी है। ये बेसिकली रेशियो दिखाता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने जो हमने तीन कंडीशन अभी ली थी उसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखने चलें तो क्या होगा? जो फर्स्ट केस में जो हमें रेशियो मिला है, फर्स्ट केस का ट्रांसमिटेंस क्या होगा? क्योंकि फर्स्ट केस में जो लाइट निकल के बाहर जा रही थी वो थी I1 और इंसिडेंट लाइट कितनी थी? I0। दूसरे केस की बात करिए तो निकल के जो लाइट पास थ्रू हो रही थी वो थी I2 और इंसिडेंट लाइट कितनी थी? I0। थर्ड केस में जो लाइट निकल के जा रही थी, पास थ्रू हो रही थी, वो थी I3 और जो लाइट इंसिडेंट की थी वो थी I0। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का? ये फॉर्मूला हो गया आपके ट्रांसमिटेंस का। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया आपका ट्रांसमिटेंस का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में ट्रांसमिटेंस सबसे ज़्यादा किसका है, ट्रांसमिटेंस सबसे ज़्यादा किसका है, तो क्या आंसर होगा इसमें? ट्रांसमिटेंस सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिटेंस जो होगा, जो मैंने पहले बताया था, I1 बाय I0 सबसे पहले केस में ट्रांसमिटेंस सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे केस में I2 बाय I0 और उसके बाद तीसरा I3 बाय I0। ये क्या है? ये किसका रेशियो है? ट्रांसमिटेंस का। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई क्लियर आपकी ट्रांसमिटेंस के बारे में। ट्रांसमिटेंस मतलब कितनी लाइट पास हो रही है, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, जो नेक्स्ट टर्म यूज़ होता है वो होता है एब्जॉर्बेंस। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है दैट इज़ एब्जॉर्बेंस। अब जो एब्जॉर्बेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली ट्रांसमिटेंस के। जितना ज़्यादा
ट्रांसमिटेंस होगा, या जितना ज़्यादा अगर हम कहें एब्जॉर्बेंस होगा, उतना ही कम आपका ट्रांसमिटेंस होगा। ये कैसे कह रहे हैं? अगर कोई सब्सटेंस है सपोज सब्सटेंस मान लीजिए ए है, वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मान लीजिए उसमें से जो लाइट आपने इंसिडेंट की, आई नॉट लाइट इंसिडेंट की, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लाइट वो ट्रांसमिट कर दे रहा है, 90% लाइट वो ट्रांसमिट कर दे रहा है, तो एब्जॉर्ब कितनी परसेंट कर रहा है? 10 ही परसेंट तो कर रहा है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक फार्मूला है जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को आपस में रिलेट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पे फार्मूला जो कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को रिलेट करता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो ये देखिए, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ, ये लॉग जो है ये लॉग बेस 10 है, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये किस चीज़ के काम आता है? एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को इंटर कन्वर्ट करने के काम आता है। एक चीज़ दी हुई होगी और आपसे दूसरा पूछेगा, अगर इसी फार्मूले में हम लोग ट्रांसमिटेंस की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव लॉग 10 ट्रांसमिटेंस की वैल्यू हम लोगों ने अगर फर्स्ट केस में याद करिए, जो आई थी वो क्या थी? I1/I0, या दूसरे केस में क्या हो जाएगी? -log10 I2/I0, और तीसरे केस में इसी तरीके से I3/I0। लेकिन ये नेगेटिव लॉग 10 वाला जो आपका जो वैल्यू थी वो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना? तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो आते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक। तो बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस होती है, एब्जॉर्बेंस जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे, एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो लेंथ, यानी कि ऊपर जब आपको मैंने सिखाया था अभी कि इस लेंथ के बारे में बताया था, यहाँ पे ये इस लेंथ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इस लेंथ की, जो कि कोई भी लाइट को, किसी भी लाइट को पास करना पड़ता है उस सब्सटेंस के थ्रू, इस लाइट इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा, इस कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन इसका है, सपोज करिए इस कंसंट्रेशन को C मान लेते हैं, तो इस चीज़ पे C पे और L पे डिपेंड करती है। तो वापस हम चलते हैं अपने उसी डायग्राम पे या उसी पेज पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड C, L इंटू C है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो, और इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन L इंटू C। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन L इंटू C। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिफाइन कर देते हैं पहले, नहीं तो दिक्कत होगी। L मतलब क्या हुआ? लेंथ। लेंथ आप समझ रहे होंगे, इस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ जो जिस ट्यूब के थ्रू पास कर रही है लाइट, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये L है, ठीक। और इस ट्यूब के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन जो है जिसको हम लोग C बोल रहे हैं, तो L जो हो गई लेंथ, C हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यही बियर लैम्बर्ट लॉ है, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू L इंटू C, ठीक है। और एप्सिलॉन के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है कि ये डिपेंडेंट है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है भाई? ये डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं आप, या जो सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप चीनी यहाँ पे डाल रहे हैं तो एप्सिलॉन उसका अलग होगा, अगर नमक डाल रहे हैं उसका एप्सिलॉन
अलग हो जाएगा। तो उस सब्सटेंस के ऊपर बेसिकली एप्सिलॉन की डिपेंडेंस होती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये हो गया आपका बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। अब बियर लैम्बर्ट लॉ से हम पता क्या चीज़ें कर सकते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज करिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक, जहाँ पे इसमें जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन रखा जो मोलैरिटी में है, और यहाँ पे हमने रखा एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अब सपोज करिए हमारे पास कुछ नोन सैम्पल्स हैं। नोन का मतलब क्या कह रहा हूँ, नोन मतलब जिनका हमें कंसंट्रेशन पता है और जिनका एब्जॉर्बेंस भी पता है, दोनों चीज़ें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करिए यहाँ पे जैसे इसको हम लोग इस जगह पे हम लोग मान सकते हैं 0.1, यहाँ पे मान सकते हैं 0.2, यहाँ पे मान सकते हैं 0.3, यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.5 मान सकते हैं, ठीक। और दूसरे केस में यहाँ पे मान लीजिए कुछ वैल्यू 0.25, यहाँ मान लीजिए 0.50। अब क्या है, हम लोग मान लीजिए 0.1 मोलर सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस आ रहा है वो 0.50 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मिलेगा। और सपोज़ करिए 0.2 का आ रहा है 0.50, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा। इस तरीके से हमने कई सारे पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से हमने ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन पाई है, लेकिन आप समझने के लिए आसान है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन की मदद से अगर मुझसे पूछा जाए और मेरे पास 0.3 जो ये 0.3 समझ लीजिए हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, या सपोज़ करिए हमें एब्जॉर्बेंस दी हुई है एक सॉल्यूशन की, एब्जॉर्बेंस दी हुई है एक सॉल्यूशन की 0.75। अब एक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई है 0.75 और मुझसे पूछता है, या मैंने उस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाल लिया, मेरे पास वैल्यू आई 0.75। अब मुझे अगर पता लगाना है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम इस ग्राफ से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे कहीं 0.75 अगर आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे। तो जो भी वैल्यू मेरी इस तरफ आ रही है, क्योंकि ये रफ ग्राफ है तो इसलिए मैं वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जो भी वैल्यू मेरी एक्स एक्सिस पे आ रही होगी वही मेरी कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया या एप्लीकेशन हो गया आपके बियर लैम्बर्ट लॉ का, ठीक है। तब जैसा मैंने कहा था कि हम लोग एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे लास्ट में, बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको पहले देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन विच हैज़ एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.17 व्हेन द पाथ लेंथ इज़ 1.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहला तो आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई है। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.17 यहाँ पे दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.17 व्हेन द पाथ लेंथ इज़ 1.3 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ की जगह पे आप लेंथ समझिए 1.3 सेंटीमीटर, ये पाथ लेंथ दी हुई है। और हमें एक चीज़ और दी हुई है जो कि है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर। ये आपका कंसंट्रेशन है। हमसे एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ रहा है। एप्सिलॉन क्या हुआ, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट हो गया। तो ये एक सीधा सा सवाल है, किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। हमें पता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ के थ्रू कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कितना होता है, सॉरी एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, ठीक। अब एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितना है 0.17 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन मुझे पता नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी कंसंट्रेशन की वैल्यू मुझे पता है 0.5 इंटू 10⁻³ और लास्ट में L की भी वैल्यू मुझे पता है। L की वैल्यू कितनी है, इंटू 1.3, ठीक। अब इस चीज़ को जब आप सॉल्व करने चलेंगे, इसको पूरा जब
सॉल्व करने चलेंगे तो वैल्यू आएगी 261.53। ठीक, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो इसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट का यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोलैरिटी -1 सेंटीमीटर -1 भी इसका एक यूनिट है, और दूसरा यूनिट है इसका डेसीमीटर क्यूब मोल -1 सेंटीमीटर -1। ठीक है, ऐसा किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि मोलैरिटी को मोलैरिटी का जो वैल्यू है या मोलैरिटी को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी लिखा जाता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी लिखा जाता है। तो वही वैल्यू जो है आपकी मोलैरिटी में भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी हुई है मोलैरिटी -1 और सेंटीमीटर -1। दिस कैन ऑल्सो बी गिवन एज डेसीमीटर क्यूब मोल -1 सेंटीमीटर -1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इससे आपका बियर्ड लैम्बर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।